हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो भाई आज है हमारे पास दो बाइक, ट्रायम्फ स्पीड 400 और गोरिल्ला 450। तो हमारे पास है भाई आज ये दोनों प्रोडक्ट। और सबका यूट्यूब पे आजकल एक ही कंटेंट चल रहा है कि भाई ये बाइक खरीदनी चाहिए या ये वो वाली। दोनों का सेगमेंट एक ही है, प्राइस में भी थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, लेकिन डिफरेंस बहुत है। तो वो चीज़ बताएंगे हमारे विपुल भाई, क्योंकि उन्होंने ना दोनों बाइकें चला ली हैं। वैसे मैंने भी चला ली, लेकिन थोड़ी बहुत चलाई हैं, जितने में नहीं पता लग पाता मेरे हिसाब से। तो वैसे थोड़ा बहुत कि बाइक अच्छी है नहीं है इतना तो पता लग जाता है, लेकिन ज़्यादा डीपली आप आज जाना चाहेंगे पता लगे ताकि क्या कमी है क्या नहीं है। तो इसके लिए हम विपुल भाई को बुलाना चाहेंगे और विपुल भाई से ही पूछेंगे कि क्या सीन है। क्या हाल है विपुल भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। तो अब बताओ भाई हमारे व्यूअर्स को कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए और क्या क्या कमियां हैं, सब कुछ जो भी है ना आप इसका खोल दो। फेयर मिलेगा। हाँ, सब फेयर। कुछ। दोनों बाइक ये बाइक मैंने एक साल में 14,000 किलोमीटर चला लिया है। 4 तारीख को इसको सितंबर को 1 साल हो जाएगा। अच्छा जी। ये मैंने आज कम से कम 40-50 किलोमीटर चला लिया है। अच्छा जी। ठीक है, तो अब मैं बता सकता हूँ कि ये कब लेनी है और ये कब लेनी है, इसमें क्या एडवांटेज है, ये कहाँ बीट कर रही है, ये इसको कहाँ बीट कर रही है। तो पूरा खोल के रख देंगे कि ये मेजर क्या है कि टॉपिक डिफरेंसेस और कौन सी किस सेगमेंट में अच्छी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कि सस्पेंशन से आ जाते हैं, क्योंकि सीधा सीधा मेन टॉपिक सस्पेंशन है अपना भाई। ये रे सस्पेंशन दोनों के। ठीक है। इसमें यूएसडी आते हैं, इसमें टेलीस्कोपिक। हालांकि शोवा ने अपना नाम जोड़ दिया है। और जो रियर के हैं दोनों के मोनोशॉक हैं। ठीक है। अब मैं रियर से स्टार्ट करता हूँ। जो इसका रियर सस्पेंशन है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड लीन है, इसका सेंटर्ड है। ठीक है। और जो अगर सस्पेंशन वाइज देखा जाए तो भाई यूएसडी ट्रायम्फ के जो हैं सस्पेंशन वो इसको हर वे से बीट कर रहे हैं। मैं 10 में से अगर रेटिंग करूंगा ट्रायम्फ के सस्पेंशन को तो 8.5 और इसको दूंगा 6, क्योंकि मेरे को इसके सस्पेंशन बाइक के इतने अच्छे नहीं लगे, फ्रंट भी और रियर भी, क्योंकि ये थोड़े बहुत हार्डर साइड है और ये तो भाई टॉप क्लास है। अगर आप इस बाइक की टेस्ट राइड लेने जाएं तो पहले टॉक वॉक सब बाद में देखें, पहले इसके सस्पेंशन का टेस्ट देखें कि सस्पेंशन कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, ग्लाइड करती चलेगी ये बाइक। तो ये था मेरा सस्पेंशन को लेके कि सस्पेंशन में ये भाई फद्दू और ये टॉप क्लास सस्पेंशन वाइज। पहला अपना पॉइंट है जो क्लियर हो गया सस्पेंशन को लेके। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करते हैं भाई हेडलाइट। एलईडी हेडलाइट ऑटोमेटिक, इसके अंदर 9 ऑटोमेटिक। यहाँ पे ये अलग से जैसे गाड़ियों में आती है डीआरएस वो, और 2 लाइट यहाँ जलती हैं, ये लो बीम ये हाई बीम। तो 9 ऑटोमेटिक हेडलाइट। अब इंडिकेटर्स और इसमें एलईडी इसके अंदर ऑटोमेटिक, ये हाई बीम लो बीम और ये इसके इंडिकेटर्स। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टेक्नोलॉजी से कुछ नुकसान है। अब इसके अंदर पीछे की तरफ आओ, मैं दिखाता हूँ कि मेरे को क्या डिसएडवांटेज लगा। अब इसके अंदर क्या है कि आपको रियर लाइट गायब है कहाँ, तो भाई वो इसके अंदर है, इसके टेल लाइट्स। अब इसका नुकसान क्या है कि अगर आपके इंडिकेटर ये टूट चुका है और बाई चांस आपने ये चेंज नहीं करवाया और ये भी आपका क्रैश में टूट गया, तो आपके पास अगर आप फोग में हैं तो आपका टेल लाइट का पूरा सेटअप ही ख़त्म हो गया है। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप पीछे से कोई गाड़ी आ रही है वो आपको विजिबल कर ले फॉग में। और वहीं अब इसके अंदर क्या मेरे को लगा कि एक तो रियर इंडिकेटर्स एलईडी इसके हैं और ये टेल लाइट भी अलग से है, तो ये मेरे को थोड़ा सा सेफ्टी वाइज अच्छा लगा। बट वहीं अगर मैं बात करूं दोनों के इन सेटअप्स की कि इंडिकेटर्स की क्वालिटी कैसी है, भाई इसका मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ। बट मेरे ट्रायम्फ स्पीड 400 के जो इंडिकेटर्स हैं वो टूट चुके हैं। ये बहुत नाजुक चीज़ें हैं और ये 1800 या 2000 रुपये इनकी कीमत है। तो मैंने क्या किया, ये खुद से ही स्टिक कर लिया है। तो कंपनी कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करेगी। तो ये था मेरा इसका एलईडी लाइट्स वगैरह को लेके कि लाइट्स में क्या क्या ऑफर किया गया है दोनों बाइक्स में। तो लाइट्स का भी भाई टॉपिक क्लियर है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम सेकंड बात करते हैं कि ब्रेकिंग। देखो इसकी ब्रेकिंग दोनों में एबीएस है, बाइब्रेक के क्लिपर्स हैं और जो ब्रेक पैड्स है उसमें एक डिफरेंस है दोनों बाइक में जो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। मैं बहुत फेयरली बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें खोल के बिल्कुल। जो इसमें है इसका फ्रंट का ब्रेक पैड और जो इसका रियर का जो ब्रेक पैड है ये रहा, ये दोनों है सिंटर एक मेटल होता है जो ब्रेकिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है और वो हाई एंड बाइक्स में ऑफर किया जाता है। उसके साथ दिक्कत क्या है कि वो पानी लगेगा तो आवाज़ करेगा। अब वहीं स्पीड 400 में हम बात करते हैं कि स्पीड 400 में ड्यूल चैनल एबीएस है, वही बाइब्रेक के इसके अंदर वो है कैलिपर्स हैं और क्या बोलते हैं कि
अब मैं बताता हूँ कि इसके अंदर उससे क्या डिफरेंस है। इसके अंदर फ्रंट है सेंटर्ड। अब आप पीछे यहाँ पे रियर में आइए, रियर में इसका डिस्क पैड दिखाता हूँ आपको। जो इसका रियर है ना, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक की कॉस्ट केवल 300 रुपये होती है और जो इसके फ्रंट का सेंटर है वो 2800 रुपये के है। तो अब आपको लगेगा कि ब्रेकिंग में तो फिर ये बहुत अच्छी होगी और ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक है। बट मेरे को लगता है कि ब्रेकिंग में ट्रायम्फ स्पीड 400 इससे फार बेटर है। बहुत ज़्यादा इसकी जो ब्रेकिंग बाइट है टॉप क्लास है। मेरे को नहीं पता कि वो सस्पेंशन और जो टायर्स मिलके एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, वो इसमें बहुत अच्छी आपको ब्रेकिंग बाइट मिलेगी। वहीं ये कितनी हाई परफॉर्मेंस बाइक 450 सीसी के लिए मेरे को लगा कि ब्रेक इसके इतने खास नहीं है दोनों। तो ये था मेरा ब्रेकिंग को लेके। ब्रेकिंग ट्रायम्फ स्पीड 400 की टॉप क्लास है, इसकी ब्रेकिंग में इतना कोई खास मज़ा नहीं है। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट भी क्लियर है अब ब्रेकिंग को हम लेकर के। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि ये दोनों बाइक जब आई हैं तो ये 400 सीसी सेगमेंट में, ये 450 सीसी की बाइक है। हाँ जी। तो अब मैं बताता हूँ कि परफॉर्मेंस की बात करते हैं। परफॉर्मेंस में हम क्या बात करेंगे कि जब अगर आपको ये सिटी में चला रहे हैं तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। सिटी में आप ये चला रहे हैं तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप में इसका लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा नहीं है, आपको क्विक शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अब मैं वही ट्रायम्फ स्पीड 400 अगर सिटी में चला रहा हूँ तो इसमें आपको क्या है कि अगर आप 40 की स्पीड पे और 5th गियर में और सिटी में है तो ये तुरंत वहीं से उठ जाएगी। ये अगर सिटी वाइज पर्पज़ है आपका और आपको थोड़ा सा लोअर एंड टॉर्की चाहिए तो आप ट्रायम्फ स्पीड 400 के साथ जाएं। वहीं इसका यूएसपी क्या है, इस बाइक में अगर आपको हाई परफॉर्मेंस, अगर आप 100 प्लस चाहते हैं तो ये आपको अपना असली रूप तभी दिखाएगी अगर आपको इसको 100 प्लस लेके जाएंगे। तो टॉप क्लास ये परफॉर्मेंस कब दे रही है, आप इसको 100 प्लस लेके जाएंगे। और अब मैं चौथे पॉइंट की बात, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ कि बेस्ट क्रूजिंग स्पीड दोनों बाइक की क्या है। देखो मैंने आज ये चलाई है और अच्छी खासी चलाई, मैंने हाई स्पीड में भी चलाई, तो मेरे को इसकी बेस्ट क्रूजिंग स्पीड लगी 120 और 100 के बीच में। वहीं और इसकी मैं बेस्ट क्रूजिंग स्पीड बोलूँ तो वो क्या है, 80-90 में ट्रायम्फ स्पीड 400 को आप ऑल डे क्रूज़ कर सकते हैं। मैंने 700 किलोमीटर इसको 80-90 किया है और मेरे को लगता है कि इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग 80-90 ही ये चलानी चाहिए। बट ये 80-90 पे इसने मेरे को अच्छी खासी एवरेज भी दी और मेरा सेफ्टी भी ध्यान रही। ये वहीं अगर आपको हाई एंड परफॉर्मेंस चाहिए तो ये लाजवाब है, ये बीट कर देगी ट्रायम्फ स्पीड 400 को। वहीं ट्रायम्फ स्पीड 400 इसको कहाँ बीट कर देगी, ट्रायम्फ स्पीड 400 इसको लो एंड टॉर्क में बीट कर देगी, क्योंकि आपको जो है ट्रैक्शन, जो इसके रियर व्हील्स हैं, आपको वो कहीं ना कहीं स्प्रिंट करते हुए अलग से ही फील होंगे, इवन ट्रैक्शन कंट्रोल होने के बाद भी। तो अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, उसमें क्या है कि ट्रैक्शन कंट्रोल। लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल, इसके बाइक के अंदर ज़रूरत ही नहीं है ट्रैक्शन कंट्रोल की, इसके अंदर सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये लो एंड टॉर्क पे ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो एकदम बाइक ना निकले या उठे ना, व्हीली ना मारे, तो इसलिए इसमें ट्रैक्शन की ज़रूरत है। बट ये परफॉर्मेंस इसमें इसकी लोअर एंड इतनी खास नहीं है, बट हायर एंड में आपको ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। तो ट्रैक्शन कंट्रोल की इस बाइक को रियलिटी में ही ज़रूरत नहीं है, जो बवाल मचा रखा है यूट्यूब पे। तो इस बाइक को ट्रैक्शन कंट्रोल की इतनी खास कोई ज़रूरत नहीं है, बट इसको ज़रूरत है, तो इसलिए इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है। चलो जी। अब एक बात दोनों में और डिफरेंस जो मैं नोटिस करवाना चाहूँगा कि देखो ये लेफ़्ट में फ्रंट डिस्क पैड, ये लेफ़्ट में, बट चेन स्प्रॉकेट डिफरेंट साइड्स, टोटली डिफरेंट साइड्स। तो आओ भाई मैं दिखाता हूँ कि चेन स्प्रॉकेट्स में डिफरेंस क्या है। इसमें एक्स और रिंग चेन है और इसमें राइट साइड है। वहीं आप गोरिल्ला में जाएंगे तो आपको लेफ़्ट साइड चेन मिलेगी और शायद ये एक्स और रिंग चेन नहीं है। एक्स और रिंग चेन में क्या होता है कि ल्यूब रिंग्स के अंदर स्टोर हो जाता है और वो धीरे धीरे डिस्पोज होता है। तो एक्स और रिंग चेंज की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और ये अच्छे लॉन्ग समय तक ल्यूब को अपने अंदर कैरी रखती है और धीरे धीरे डिस्पोज करती है, बार बार ल्यूब का इशू नहीं आएगा। वहीं डिस्क पैड अगर रियर की बात करेंगे, इसका देखिए वही अपना नॉर्मल राइट साइड, ठीक है। हाँ, और अब आप दूसरी साइड आइए और आप दूसरी right साइड side। देखिए, इसका लेफ्ट साइड। हाँ तो एक डिफरेंस दोनों बाइकों में ये भी है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि एग्जॉस्ट नॉट नहीं, एग्जॉस्ट के कुछ फीचर्स बताता हूँ मैं इसके। तो जो गोरिल्ला है इसके एग्जॉस्ट देखिए आप, इसमें यहाँ से एग्जॉस्ट है और जैसे ये हीट करेगा देखो इसमें कलर चेंज हो गया पूरा, ये यहाँ से ऑल द वे यहाँ तक, यहाँ पे ऐसे ये छोटू सा एग्जॉस्ट इतनी हाई परफॉर्मेंस बाइक के लिए। तो ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा है और मेरे को कोई इशू भी नहीं है। एग्जॉस्ट साउंड भी इसकी अच्छी है, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये यहाँ से अनकवर्ड है,
वहीं अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्राइम्फ स्पीड 400 का एग्जॉस्ट, ये भी अगर हाई हीट करेगा तो इसका भी कलर चेंज होगा। तो ये एक मेटल लेयर होती है जिसकी वजह से हीट करने की वजह से वो चेंज होता है। बट ट्राइम्फ स्पीड 400 में ये देखिए यहाँ से लेके पूरा एग्जॉस्ट, बट यहाँ कवरिंग प्रॉपर है ट्राइम्फ स्पीड 400 में। तो ये थोड़ा सा आप एक बात नोटिस कर सकते हैं जब ये दोनों बाइक लेने का डिसीजन बनाए। तो अब एक मेजर डिफरेंस आपको और नोटिस करना होगा दोनों बाइक्स में। वो जो मैंने क्या है कि इसमें जो मिरर्स हैं वो पूरी तरह शेक करते हैं 70-80 पे। क्या स्पीड 400 के बार एंड मिरर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है? तो मैं अपना आंसर दूंगा येस। ये बाइक आप अगर 100 भी लेके जाएंगे तो इसके मिरर्स वाइब्रेट नहीं करेंगे, बार एंड बहुत अच्छी क्वालिटी के बार एंड मिरर्स है। वहीं इसमें ये चीज़ें वाइब्रेट कर रही हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है रॉयल इनफील्ड से। तो ये था मेरा एक और पॉइंट जिस पे आपको ध्यान देना है बाइक परचेज़ करते टाइम, ये दोनों। तो अब एक बात, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं जो थोड़ा सा ध्यान दिलवा रहा, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है कि रेडिएटर कैप कहाँ होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग इसकी रेडिएटर जो कैप है वो गलत जगह पे है। अब उसका रीज़न मैं बताता हूँ। अगर बाइक चला रहे हैं, ये तो है नहीं बाइक केवल लेफ़्ट साइड ही गिरेगी, बाइक क्रैश होने को राइट साइड भी गिर सकती है। अगर राइट साइड गिरी, ये टच हुआ तो ये कैप ऑन हो जाएगी, आपका कूलेंट सारा बाहर। इट्स अ रिस्की सिचुएशन टोटली फॉर दी राइडर। बिल्कुल। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि अगर रेडिएटर इसमें बाहर एक्सपोज कर दिया है तो इसका कूलेंट कहाँ है। कूलेंट जनरली कहाँ प्लेस होता है आपको, यहाँ पे। भाई यहाँ कूलेंट का रिफ़िल के लिए बॉक्स है ही नहीं, तो कूलेंट के रिफ़िल के लिए बॉक्स बहुत यूनिक जगह है, उस पर इतना ध्यान दे दिया सेफ्टी में, वो यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है, इसके अंदर वो प्लेस कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगा कि एक जगह इतनी सेफ्टी और एक जगह थोड़ा सा इस टाइप से। और वहीं स्पीड 400 में मैं दिखाता हूँ, उसमें उल्टा सीन है। अगर आपको रेडिएटर की जो कैप है कूलेंट की वो दिखाता हूँ, वो है इसकी यहाँ पे, आप ये देखिए टैंक के नीचे, ये रही भाई यहाँ पे, ठीक है। इसमें चलो फॉल होगा तो नहीं खुलेगा, बट इसमें क्या है कि ये मैंने अलग से करना पड़ेगा तो उसके लिए टंकी वगैरह सब उतारना पड़ेगा। हाँ, वो टैंक खोलने के लिए, बट इसमें एक रीफिल के लिए अलग से भी जगह है। तो जो कूलेंट बॉक्स होता है ये मैंने अलग से अपने पैसों का लगवाया है, एक छोटा सा आता है सम्प गार्ड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें रीफिल के लिए कहाँ पे है। इसमें कूलेंट बॉक्स जो है नीचे दे रखा है, इसमें ये ऑकवर्ड सिचुएशन है। अगर मैं ये ना लगवाता और कोई चीज़ यहाँ से टकराती, ईंट वगैरह से बाइक क्रॉस करती और यहाँ टकराती, तो कूलेंट बॉक्स टूट जाता। तो ये थोड़ा सा दोनों बाइकों में इशू है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है लेते टाइम कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो ये था मेरा इसको लेके एक रिव्यू, जो मैंने एक बात नोटिस की दोनों बाइकों में। तो भाई रेडिएटर्स के बारे में और हीटिंग के बारे में बात करते हैं, कौन सी बाइक कितना हीट करती है। ये मैंने बहुत हाई स्पीड्स पे चलाई और मेरे को हीटिंग इसके अंदर कुछ फील नहीं हुई। हालांकि जो हीट थोड़ी सी आपको फील होगी कि इसका इंजन थोड़ा सा राइट साइड है, बाहर निकला हुआ है, तो आपको राइट पैर पे थोड़ा सा हीट फील होगा। आप जब ब्रेकिंग की साइड से यहाँ पे आपको हीट फील होगा। वहीं ट्राइम्फ स्पीड 400 में आपका जब फ़ैन इतना नॉइजी है कि वो इंजन से भी ज़्यादा नॉइज़ करेगा, और आप अगर कहीं रेड लाइट पे और फ़ैन ऑन हो गया तो लोग पूछेंगे ये आवाज़ किस चीज़ की है। उसमें तो बड़ा वाला होता है ना फ़ैन, उसमें फ़ैन है बड़ा, बट वो नॉइज़ी बहुत ज़्यादा है। और हीट ट्राइम्फ स्पीड 400 में आपको कहाँ फील होगी मैं वो बताता हूँ। आप ये चीज़ जाएँ, टेस्ट राइड लें और ऑब्जर्व करें दोनों बाइकों में कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ या सच। आपको यहाँ पे इस थाइस पे यहाँ से हीट डिस्प्लेस होती हुई दिखेगी और आपके यहाँ पे वो हीट आपको फील होगी। तो अब ये हीट को लेके मेरा रिव्यू था कि उसमें मेरे को कुछ हीटिंग का लगा नहीं, पता भी नहीं लगा इसका फ़ैन ऑन हो रहा है या नहीं, बट इसमें हीटिंग आपको सरासर फील होगी और इंजन से ज़्यादा इसका फ़ैन नॉइज़ करेगा जब चलेगा। तो ये था मेरा हीटिंग को लेके। ठीक है जनाब। अब तो विपुल भाई इसके रेडिएटर में भी कुछ बता रहे थे भाई, ये। इसके रेडिएटर में एक ऑब्जर्व करने की चीज़ है, जो ट्राइम्फ स्पीड 400 का फ़ैन है भाई वो इंजन से ज़्यादा नॉइज़ करेगा। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जो ट्राइम्फ स्पीड 400 ने एक बेंच मार्क सेट कर दिया था इंडियन मार्केट में, और यूट्यूबर्स ने और पूरे मीडिया ने, हाउस ने बवाल ही मचा के रख दिया था कि फिट एंड फिनिश है तो ट्राइम्फ स्पीड 400 है, और किसी पूरी इंडिया में स्पीड 400 से अच्छा फिट एंड फिनिश है ही नहीं। भाई 14,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, जेन्युइन रिव्यू बताऊँगा। फिट एंड फिनिश का मतलब ये उन्होंने बताया था कि वायरिंग कुछ नहीं दिख रही है। अब मैं 14,000 किलोमीटर चला चुका हूँ और अब मैं आपको कड़वा सच बताता हूँ ट्राइम्फ स्पीड 400 का फिट एंड फिनिश को लेके। तो आओ आप मैं दिखाता हूँ। भाई यहाँ पे रस्टिंग आ गई है,
ये रिफ्रेम मेन फ्रेम में रस्टिंग, और कभी अभी केवल गया इसको 4 तारीख को 1 साल होगा। तो फिट एंड फिनिश कहाँ भाई? फिट एंड फिनिश का मतलब ये नहीं है जो डेफिनेशन उन्होंने दी थी कि वायरिंग प्रॉपर फिट है, ये है। अब गरीलिया की बात करता हूँ, क्या ये इसको टक्कर दे पाई है? तो भाई हाँ, आंसर है हाँ। इतना अच्छा फिट एंड फिनिश है इस प्रोडक्ट का, आपको कहीं भी नेक्ड वायरिंग कहीं पे भी नहीं मिलेगी। सब कुछ पैक है, प्रॉपर स्लॉट्स में चीज़ें हैं। आप कहीं पे भी देखिए, ब्रेक्स की जो रियर ब्रेक्स की वायरिंग्स है वो भी प्रॉपर स्लॉट्स के अंदर टाई अप है। तो फिट एंड फिनिश, और सबसे अच्छा फिट एंड फिनिश आप देखिए कि जो ये वेल्ड्स हैं, रॉयल इनफील्ड को इसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि ये इनका फिट एंड फिनिश बकवास है, वेल्डिंग्स वगैरह बकवास हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी का फिट एंड फिनिश दे दिया है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि अगर इस प्रोडक्ट को फिट एंड फिनिश पे इतना बवाल मचा रखा था, तो अब वो हुआ हल्ला इसके लिए मचाना चाहिए। तो ट्राइम्फ ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ट्राइम्फ स्पीड 400 को फिट एंड फिनिश में तगड़ा कंपटीशन देने आ गया है। टॉप नॉच फिट एंड फिनिश। वहीं मेरी स्पीड 400 में आपने रस्टिंग का देखा, वो मैंने आपको जेन्युइन रिव्यू के लिए बता दिया है कि उसमें रस्टिंग आ चुकी है। और ये मेरा था फिट एंड फिनिश में, अगर मैं 10 में से इसको रेटिंग दूँ 10, इसको अब मैं दूंगा 10 में से 7 ही, क्योंकि मेरा कोरोजन वाला इशू आ गया है और 1-2 और जगह रस्टिंग इसमें स्टार्ट हो चुकी है। अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ, 4 तारीख को होगा। तो फिट एंड फिनिश में जो ये हल्ला हू मचाया था वो झूठ था, और ऐसे किसी भी आप एकदम बिलीव मत कीजिए, क्योंकि मीडिया हाउस वगैरह का आजकल आपको पता ही है क्या है सीन। तो आप फिट एंड फिनिश में ये टॉप क्लास है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं फिट एंड फिनिश में उसको छोड़ के, पहले मैं इसको मानता था कि फिट एंड फिनिश से अच्छा नहीं है, बट अब मैं उस पर स्विच करूँगा फिट एंड फिनिश को लेके। तो ये था मेरा फिट एंड फिनिश को लेके एक रिव्यू जेन्युइन, जो मैंने आपको बताया और जो मैंने ऑब्जर्व किया। और ये लोग आप भी ऑब्जर्व करना, जब आप टेस्ट राइड लेने जाएँ, प्रोडक्ट को बारीक से देखो, अपनी आँखों से उसको समझो कि कहीं कुछ क्या है क्या नहीं। तो फिट एंड फिनिश के मामले में ये टॉप क्लास है, इसमें इशू आ गया मेरा फिट एंड फिनिश में। चलो, तो अब पूरे इंडिया में जो ये बाइक क्रिटिसाइज़ हो रही है, ये किस वजह से हो रही है? एक वन ऑफ दी, और वो रीज़न जेन्युइन भी है लोगों का जो ये परचेज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर वो क्या रीज़न मैं बता रहा हूँ, टैंक कैपेसिटी, फ्यूल टैंक कैपेसिटी। ये केवल 11 लीटर के साथ आती है, 450 सीसी की बाइक 11 लीटर के साथ, और इतनी हाई परफॉर्मेंस बाइक। ये ट्राइम्फ स्पीड 400 400 सीसी की बाइक 13 लीटर के साथ। हालांकि कम ये भी है, कम से कम एटलीस्ट 15 लीटर होना चाहिए, बट इसमें तो बिल्कुल ही बवाल काट दिया गया है, केवल 11 लीटर। आप इसको चलाएंगे कम और इसको रीफिल ज़्यादा करवाएंगे, क्योंकि इतनी हाई परफॉर्मेंस बाइक है, फ्यूल कंजप्शन इसका ऑटोमेटिकली वैसे ही होगा। तो मेरे को लगता है कि ये एक इशू है जो मैंने देखा है, क्योंकि इसको आप बार बार रिफिल करवाएंगे, हालांकि परफॉर्मेंस ये आपको देती रहेगी, बट इसमें भी ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी कम है। बट 400 सीसी के हिसाब से 13 लीटर का बहुत है, बट 450 सीसी के हिसाब से 11 लीटर बहुत कम है। तो एक ये जेन्युइन रीज़न है जहाँ पे मेरे को लगा कि गोरिल्ला थोड़ा सा मात खा रही है स्पीड 400 से। अरे क्या पॉइंट था, हाँ, अब हम बात करते हैं कि जो आपको यूट्यूब पे जैसे बता रहे हैं कौन सी साइज़ वाइज बड़ी है, लेंथ वाइज ऐसा कुछ। तो अब मैं ये बाइक दोनों एक साथ खड़ी हैं, आप खुद देख सकते हैं। भाई थोड़ा सा उस साइड से फ्रेम लो, दोनों का इक्वल ही ये आपको पता लग जाएगा साइज़ वाइज दोनों बाइक ही कॉम्पैक्ट लग रही है। क्योंकि मेरे को कोई KTMs के बहुत सारे ओनर मिले हैं, वो इस बाइक को, इन दोनों बाइक्स को अगर नहीं लेंगे तो केवल इनके साइज़ की वजह से बोलते हैं कि कॉम्पैक्ट है। बाइक चलाने का मज़ा होना चाहिए, कॉम्पैक्टनेस तो आपके फेवर में ही जाएगी कहीं ना कहीं। तो एक जो साइज़ का ट्रेंड चला हुआ है कि बिग बाइक चाहिए, अगर 3 लाख रुपए लगा रहे हैं हम तो बिग बाइक चाहिए, तो साइज़ मैटर नहीं करता, इंजन वाइज बाइक बड़ी होनी चाहिए और उसका दिल भी बड़े लेवल पे धड़कना चाहिए। और ये दोनों बाइक वो उसी लेवल की बाइक है। तो इनके अंदर जो इनका इंजन है बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। और हाइट की बात करूँ, इसकी हाइट कम है और इसकी हाइट ज़्यादा है। तो ये मेरा एक पॉइंट था कि आप जाएं तो दोनों बाइक अब आप देख रहे हैं फ्रेम में, तो इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी कम है, लेंथ दोनों बाइक कॉम्पैक्ट है, बट फील बहुत अच्छा है। तो ये था हाइट वाइज। अपना एक लास्ट पॉइंट रह गया विपुल भाई, एक तो प्राइसिंग और एक वो कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट। हाँ, तो भाई अब 1100 रुपये में इसकी फर्स्ट सर्विस है, ठीक है। 1000 किलोमीटर मैंने 2 दिन में चला दी थी। मेरे को कितनी कॉस्ट आई ट्राइम्फ की? इससे महंगी पड़ी, फिर तो इससे महंगी क्यों पड़ी? 1800 रुपये की, 1800 रुपये की। और अब तक जो ट्राइम्फ एक चल रहा है कि बिग ब्रांड है तो सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। मैं सेकंड मेजर सर्विस भी करवा चुका हूँ और ऑल ओवर सेकंड सर्विस पे आपको 2700 से लेके 2300 से लेके 2700 के बीच में आपका बिल आएगा। अगर आप कोई एडिशनल चीज़ अगर बाइक में नहीं डली है, एयर फिल्टर चेंज होगा आपका, इंजन ऑयल चेंज तो होगा ही होगा। मेरा एयर फिल्टर बहुत ख़राब कंडीशन में था और 1-2 चेन लूप वगैरह वो करते हैं, तो ये कॉस्ट आएगी। और इसकी कॉस्ट आ रही है 1100 फर्स्ट सर्विस पे, इसकी 1800। तो
दोनों आप देख सकते हैं आपको कौन सी अच्छी लगी। इस पे अब तक मैं कितना स्पेंड कर चुका हूँ इसकी मेंटेनेंस के लिए। 1800 रुपये फर्स्ट सर्विस के, 800 रुपये एक बारी 7000 किलोमीटर पे मैंने खुद से चेकअप करवाया था, और अब जो 16,000 किलोमीटर वाली मैंने 14,000 किलोमीटर पे करवाई सर्विस, उस पर मेरे 2700 से 2300 के बीच में इतना ही अमाउंट लगी। तो मेरी 6,000 के आसपास, 5-6 हज़ार के आसपास मैं इस पर स्पेंड कर चुका हूँ। तो ट्रायम्फ है तो ये मत सोचो कि सर्विस में आपके धज्जियाँ उड़ा देगी, ऐसा कुछ नहीं है, बेफिक्र होकर ख़रीदो। तो ये था मेरा इसका सर्विस कॉस्ट वगैरह को लेके कि सर्विस कॉस्ट किसकी कितनी आ रही है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम बाइक को मोड़ रहे हैं या टर्न कर रहे हैं तो किसका टर्निंग रेडियस ज़्यादा और किसका कम है। इसका टर्निंग रेडियस कम है इससे, मीनिंग टर्निंग रेडियस कम का मतलब इजीली मुड़ जाएगी कम एरिया में। बट इसमें क्या है कि आप देखना, ये जो चीज़ है ये वाली टर्निंग रेडियस पे ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है इस बाइक के लिए। तो टर्निंग रेडियस वाइज हालांकि ये 450 सीसी बाइक है, बट टर्निंग रेडियस वाइज इसमें थोड़ा सा आपको टर्निंग रेडियस ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा टर्निंग रेडियस का मतलब ज़्यादा एरिया लेगी मोड़ने के लिए। तो ये एक डिफरेंस और आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि रॉयल इनफील्ड अपने कस्टमर का बहुत ध्यान दे रही है। हिमालयन जो इन्होंने रिलीज़ की उसके बाद ये बात मैं कैसे बोल सकता हूँ। अब ये आप देखना कि ट्रायम्फ स्पीड 400 के ऐसे अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप लगेज को प्री इंस्टॉल्ड कुछ आता है आप वहाँ से टाई अप कर ले। बट इसके अंदर ये देखो, ये हिंज अलग से जॉइंट दे रखे हैं कि बंदा लॉन्ग राइड करेगा, 450 सीसी की बाइक हमने लॉन्च की है, तो उसको लगेज बांधने के लिए कोई इशू क्रिएट ना हो, तो यहाँ से वो इजीली टाई कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो ट्रायम्फ स्पीड 400 में आपको लगेज वगैरह टांगने के लिए अलग से ही एफर्ट करने पड़ेंगे खुद के लिए। आपको अलग से कुछ ऐसा ऑफर नहीं किया गया है ट्रायम्फ स्पीड 400 के अंदर। अब एक नेक्स्ट डिफरेंस मैं दोनों बाइक में दिखाना चाहूँगा कि हॉर्न रिस्क की सिचुएशन में किसका है। ग्रिलिया का हॉर्न सरासर रिस्क की सिचुएशन में है। अगर कोई ईंट से आपने किया तो इसका हॉर्न देखो कहाँ पे प्लेसमेंट है, रेडिएटर के भी नीचे कोई ईंट वगैरह इसके लगेगी, ये तड़ाक से ही एकदम जाएगा ख़त्म। वहीं अगर स्पीड 400 में हॉर्न की प्लेसमेंट ऊपर साइड है तो ऐसा रिस्क स्पीड 400 में कोई नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा आपको पॉइंट देने की बात है, इन दोनों बाइक में ध्यान देने की बात है। ग्रिलिया ने लोगों का मन जीत लिया है क्योंकि इंडिया में एक ट्रेंड है बड़ा टायर, चौड़ा टायर तो अच्छा टायर। बट वहीं मैंने ये 14,000 किलोमीटर चलाई है अल्फ़ा H1, इससे छोटा, इसमें 17 इंच का टायर साइज़ है और फ्रंट 120 mm का है। और रियर इस सेगमेंट में, एक बारी भाई पीछे आना दिखाना, रियर जो इस सेगमेंट का सबसे बड़ा चौड़ा टायर है 160 mm का और 17 इंच के साथ, ऐसा टायर अभी तक इस सेगमेंट में किसी ने भी प्रोवाइड नहीं किया है। और वहीं अगर ट्रायम्फ स्पीड 400 में तो इसमें 150 सेक्शन का टायर है और इसका उससे छोटा साइज़ है, साइज़ मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं वीडियो में लिख दूंगा। तो अल्फ़ा H1 टायर है, टॉप क्लास क्वालिटी है। मैंने इसको 14,000 किलोमीटर रन कर लिया है, कोई भी इशू नहीं आया, अच्छी खासी लीन की है, लंबी राइड्स की हैं, तो टॉप क्लास परफॉर्मेंस है टायर वाइज। अभी इसके टायर फ्यूचर में पता लग जाएगा, इसमें थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप के टायर भी हैं। तो टायर वाइज देखा जाए तो आप अपनी अपनी चॉइस, इसमें MRF के टायर भी ऑफर करते हैं, बट मैंने अपोलो अल्फ़ा H1 की तरफ स्विच किया। तो बेस्ट टायर अभी तक मेरे को इसके अंदर लगे। अभी इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता। ठीक है। तो अब हम ट्रायम्फ स्पीड 400 और ग्रिलिया में मैं आपको की दिखाने जाऊंगा कि प्रीमियमनेस कहाँ है। तो ट्रायम्फ स्पीड 400 की में देखिए ये प्रीमियमनेस, यहाँ पे ट्रायम्फ का प्रॉपर लोगो है। ये इसके ये अंदर, अगर इसके अंदर मेमोरी चिप है, अगर ये इसके अलावा ट्रायम्फ में कोई भी ये अगर मैंने लगा दी ग्रिलिया की तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगी बाइक 4-5 घंटे के लिए। वहीं ग्रिलिया की ये नॉर्मल सी वही रॉयल इनफील्ड की घिसी-पिटी स्टाइल में तो ये वाली है। और इसमें ऐसा कोई इंजन इमोबिलाइज़र का फीचर नहीं है ग्रिलिया में, आपको ध्यान देना पड़ेगा। इंजन इमोबिलाइज़र से एक नुकसान क्या है, अगर फ्यूचर में आपको कभी भी लॉक चेंज कराना होगा तो आपको पूरा सिस्टम चेंज कराना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट आपको 14,000 रुपये पड़ेगी कम से कम। ये है, ये मैंने ट्रायम्फ स्पीड 400 के जो सर्विस सेंटर पे काम करते हैं उनसे पूछा था। अब दोनों बाइक में क्या ऑफ़र किया गया है कि राइडर्स को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस सिस्टम के अंदर और इसके अंदर। इसके अंदर फुली डिजिटली है, ये TFT या LCD आप जो भी बोल सकते हैं वो डिस्प्ले है। इसके अंदर एक दो इशू क्या नोटिस किए गए हैं, इसके अंदर मैंने एक इशू क्या किया है, जैसे ही मैंने इस पर अपना नेविगेशन लगाया और मैंने मेरा फ़ोन बंद कर दिया, मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली लॉक हो गया, तो मेरा नेविगेशन, मैं जैसे कहीं पे राइड भी कर जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा नेविगेशन भी बंद हो गया है। तो ये एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर। और ये थोड़ा सा स्लगिश है
और इसके अंदर आप म्यूज़िक कंट्रोल भी कर सकते हैं, जो इसमें टॉगल दिया गया है उससे आप गाने चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही हाईली अपडेट ये कनेक्टिविटी से है, बहुत अच्छा है इसका। अब देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आपको ऑफ़र किया गया है। सबसे पहले इसको ऑपरेट करने के लिए जो स्टिक्स दी गई है, जॉयस्टिक टाइप, ऐसे ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट ये होती है। अब ये बाइक आपको वेलकम करती दिखाएगी, ये देखिए, ओ वाह क्या चीज़ है, ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका न्यूट्रल का, साइड स्टैंड का, स्पीड का, यहाँ पे जॉयस्टिक फेलियर एक्सपीरियंस वो आता है एक बारी, ये होम का, यहाँ टाइमिंग का, यहाँ टेम्परेचर का बाहर का, ये डिस्टेंस, ABS का, ये फ्यूल का, ये इंजन ऑफ है, ये नोटिफिकेशंस। तो अब मैं इसमें आपको स्विच करके दिखाता हूँ कि इसमें मोड, ये अगर आपको चेंज करना है तो इसमें अब देखना दूसरे तरह का आएगा। यहाँ से मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा, इसको लॉन्ग प्रेस, और अब देखना आप वहाँ पे क्या चेंज होगा इसमें, देखना आप, दैट्स द थिंग। और वाह, ये देखिए ये RPMs आ गए हैं, यहाँ स्पीड आएगी आपकी, यहाँ साइड स्टैंड का, यहाँ टेम्परेचर, यहाँ टाइम, ये ये वही ABS का, ओडोमीटर, फ्यूल का। तो ये है। अब इसको आप कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये स्टिक है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए जॉयस्टिक है, उससे ये जॉयस्टिक है, ऐसे ऊपर नीचे। अब उसके अंदर देखिए चेंजेस हो रहे हैं, अपीयरेंस। और इसके अंदर क्या है कि जैसे ही अब यहाँ सेंसर पे हाथ करूँगा, ये देखना आप, ये ब्लैक हो जाएगा, वो देखो वो ब्लैक की तरफ चला गया, वो सेंसर्स। ये ऑटोमेटिक है, एडेप्टिव है ये। यहाँ पे एक सेंसर, यहाँ पे डार्क मोड पे, यहाँ पे ये सेंसर है, इस पे हाथ रखोगे ना आप तो ये हो जाएगा। अब ये देखना धीरे धीरे वाइट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा इंफोटेन दे रखा है इसके अंदर, टॉप क्लास, ये हिमालयन वाला ही है। अब मैं आप स्पीड 400 में दिखाता हूँ कि स्पीड 400 में क्या ऑफ़र किया गया है। स्पीड 400 में ये एनालॉग वाला है, ये डिजिटल है। अब यहाँ पे आपको इसमें इंजन इमोबिलाइज़र मिलता है। अगर आप स्पीड 400 में दूसरी बाइक की चाबी लगा देंगे तो ये बाइक 4-5 घंटे के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगी। ये ग्रिलिया में ये सेफ्टी फीचर नहीं है, थेफ्ट प्रिवेंट करने के लिए। और अब मैं इसका ऑन करता हूँ, अब देखना ये ऑन कर दिया है, ये यहाँ पे 180 गई, यहाँ पे इसका न्यूट्रल का है, यहाँ पे इसका RPMs हैं, और ये इसका फ्यूल गेज है, ये ट्रैक्शन का है। इस बाइक के अंदर ही केवल ट्रैक्शन कंट्रोल है। वहीं अगर आप ग्रिलिया में देखेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर नहीं है और इसमें ज़रूरत भी नहीं है। एक बारी दोबारा आना, आप दोबारा दिखाना, यहाँ पे ये इंजन, ये ट्रैक्शन का, यहाँ ABS का, यहाँ ट्रैक्शन, इसके अंदर स्विचेबल है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ABS नहीं है इसके अंदर, स्विचेबल। और ये इंजन ऑफ का, यहाँ से आप इसमें स्विच कर सकते हैं, ये आई का बटन से। और इसमें फीचर्स आप ट्रैक्शन, ऑन ऑफ, टाइम वगैरह सब कुछ आता है। तो इसके अंदर क्या इशू आ रहा है, इसके अंदर ट्राइम के लाखों हज़ारों अपडेट्स आने के बाद भी ये फ्यूल गेज की जो रीडिंग है वो गलत आ रही है। कभी आप 100 किलोमीटर चला लेंगे और फुल टैंक कराया तो एक भी नहीं गिरेगी, क्या पता वो सारी 2 ही रह जाए। तो ये कहीं ना कहीं इसमें सॉफ्टवेयर इशू अभी तक ट्राइम सॉल्व नहीं कर पाया। 1 साल हुआ इस बाइक को आए हुए, तो ये थोड़ा सा इशू है। अगर आप ट्राइम स्पीड 400 परचेज़ कर रहे हैं तो ये इशू आपको फेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बी अवेयर और अपना प्रोडक्ट परचेज करते समय ध्यान दीजिए। ठीक है। तो इस शार्पा इंजन के अंदर DLC कोटिंग है। DLC कोटिंग का मतलब होता है डायमंड लाइक कार्बन कोटिंग। उससे क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होता है पार्ट्स के बीच में जब आप इसको हाई स्पीड पे चलाते हैं वो बहुत कम हो जाता है। और उससे एक और फ़ायदा क्या है, बाइक के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर वाइब्रेशन कम है। तो इसके अंदर वही चीज़ है, वही टेक्नोलॉजी है जो हिमालय के अंदर है। DLC कोटिंग के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इसके इंजन अंदर DLC कोटिंग है। सेकंड बताता हूँ, चेन टेंशनर। चेन टेंशनर ट्राइम स्पीड 400 के अंदर ओनर्स के लिए बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तो चेन टेंशनर की बात बताता हूँ मैं कि चेन टेंशनर है क्या। इसके अंदर आप चेन टेंशनर देखेंगे ना, चेन टेंशनर भाई इसका चेन टेंशनर मैकेनिकल है, स्प्रिंग वाला, जो डोमिनार और आपकी KTM में आता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और फिर इंजन नॉइज़ करता है टगड़गड़ इस टाइप से। वहीं इसके अंदर एक टेक्नोलॉजिकल चेंज देखो आप, ये हाइड्रोलिक चेन टेंशनर है, ये मैकेनिकल नहीं है, स्प्रिंग वाला, इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम है। तो ये देखिए कि कितना इंप्रूवमेंट रॉयल इनफील्ड ने कर दिया अपने प्रोडक्ट पे। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा इस बात में। ट्राइम स्पीड 400 बहुत पीछे है इस गोरिल्ला 450 से। तो ट्राइम स्पीड 400 गोरिल्ला 450 से इस मामले में बहुत इंजन है। इसके अंदर हाइड्रोलिक है, DLC कोटिंग है, उसके अंदर मैकेनिकल है, स्प्रिंग वाला ओल्ड सिस्टम चेन टेंशनर का, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ट्राइम स्पीड 400 के ओनर्स के लिए। तो आप ये सब बातें, ये रिव्यू देख के आपको पूरा इस दोनों बाइक का आप
इसको ये पूरा देख के सिस्टम जो हमने आपको बताया और जब हम वीडियो अब डालेंगे इसको पूरा देखना, पूरा खोल के रख दिया है मैंने ट्राइम स्पीड 400 के बारे में और गोरिल्ला के बारे में, क्या डिफरेंसेस है, किस में क्या अच्छा है क्या बुरा है, कब लेनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए। अब एक पॉइंट दोबारा फिर मैं बताता हूँ, कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। सिटी राइड में लो एंड टॉक, 5th गियर, 40 Triumph। स्पीड ट्राइम, सिटी में स्कूटी की तरह चलाओ बेफिक्र होके। इसको नहीं चला सकते भाई, इसमें अगर आप 30 कर रहे हो और इसमें 5th गियर डाल के दे लेना, इतनी गंजी नॉकिंग साउंड आएगी। मैंने इसको 70 पे 6th गियर डाला था, इसका इंजन गड़गड़ करने लगा था। तो इसका लो एंड टॉक ट्रैकेबिलिटी ख़त्म है, इसकी ट्रैकेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आप सिटी में और लो एंड टॉक में ही सब ये चाहते हैं कि मेरा जो बाइक का हार्ट है इंजन वो सब कुछ उगल दे, तो ट्राइम स्पीड 400 लो एंड टॉक में। अपर में मतलब ये नहीं है कि ये बाइक बिल्कुल ख़त्म है, 170 मैंने अचीव करवा चुका हूँ इससे। और ये क्या है, ये लो एंड टॉक में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही, बट हाई एंड में भाई स्वाद दिला देगी। एक नंबर धासु सिस्टम हैंग कर देगी ज़बरदस्त। हाई एंड टॉक में 110 के बाद 120 130 आप करेंगे स्मूथ, सुपर स्मूथ। इसमें वहीं आप करेंगे 80-90 के बीच में सुपर स्मूथ, और जैसे ही आप 110 जाएंगे तो आपको हल्का हल्का बजीनेस फील होगी। तो ये था हमारा ट्राइम स्पीड 400 और गोरिल्ला को लेके मोस्ट डिमांडेड जो यूट्यूब पे। तो अब हमने पूरा सिस्टम खोल के रख दिया आपके सामने, और आप जाएँ एक बारी हमारी बात बेशक मत सुने, पर ये पॉइंट्स आपकी नोटबुक वगैरह में छोटी सी में नोट कर लें और ज़रूर लिखें। तो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड टू अवर चैनल, थैंक यू सो मच। तो भाई आप लोगों ने देख लिया, जो भी मेजर पॉइंट थे, माइनर थे, सारे पॉइंट विपुल भाई ने क्लियर कर दिए हैं आपके कि आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं। अगर आप सिटी में चलाना चाहते हैं तो ट्राइम की तरफ जाएं, और अगर आप हाईवे की तरफ जाना चाहते हैं, स्पीड के साथ जाना चाहते हैं और एक 450 सीसी की बाइक लेना चाहते हैं तो आप इस गोरिल्ला की तरफ जाएँ। तो मेरे हिसाब से तो आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी आप वीडियो देख के अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। धन्यवाद।